घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल की शुरुआत में शतुरमुर्ग जानवर होता है ना, ऑस्ट्रिच, मुसीबत आती है तो अपनी गर्दन जमीन में गाड़ लेता है और फिर सोचता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, अब मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, तो मतलब सब कुछ ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ नियंत्रित है। आजकल हमारी व्यवस्था, हमारी सरकार ऑस्ट्रिच बन गई है, शतुरमुर्ग बन गई है। और दरअसल ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 तारीख से 20 अप्रैल से लगातार सुनवाई चल रही है ऑक्सीजन की कमी को लेकर। और यह सिर्फ राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर सुनवाई है, पूरे देश में तो कमी है ही। तो वहां कोर्ट ने कहा, आप अंधे हो सकते हैं। यह सरकार के, केंद्र के वकील को कहा। वो आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, जी बयानबाजी हो रही है, ऐसी कोई कमी नहीं वगैरह वगैरह। कोर्ट ने बिना लार लपेट सीधे दो टूक कहा, आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं हैं। आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? यह उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय कह रहा है। अब जो ये शतुरमुर्ग की बात है ना, ये शब्द मैंने इस्तेमाल किया, बात को मैं आगे बढ़ा रहा था जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। मैं कुछ आपको डेटा देता हूं। हफ्ते भर में पूरे देश में ये त्राहिमाम मचा हुआ है ना, किल्लत है किल्लत, बेड की किल्लत, ऑक्सीजन की किल्लत, वेंटिलेटर की किल्लत, ऑक्सीमीटर्स की किल्लत, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की किल्लत, रेमडेसिविर की किल्लत, दवाइयों की किल्लत। और अब ये तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं, तमाम चैनल्स ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। दुनिया आगे आ रही है भारत की मदद करने के लिए। हम पहले उनकी मदद कर रहे थे, अब वो हमारी मदद कर रहे हैं। वो तस्वीरें जरा दिखाइए। 27 अप्रैल से मैं शुरुआत करता हूं सिलसिले की। यूनाइटेड किंगडम से 95 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और 100 वेंटिलेटर आए। 28 अप्रैल को मॉरिशस से 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, सिंगापुर से 256 ऑक्सीजन सिलेंडर। 29 अप्रैल को यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड से 120 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, 20 लार्ज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, 75 वेंटिलेटर, 2 लाख फेविपिरावीर, यह दवाई है, अहम दवाई है। यूएई से 157 वेंटिलेटर, 480 बाईपैप मशीन। 30 अप्रैल को यूनाइटेड किंगडम से 280 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 40 वेंटिलेटर। आयरलैंड से 700 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। रोमानिया से 80 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 75 ऑक्सीजन सिलेंडर, 20 हाई फ्लो ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन थेरेपी डिवाइसेस। यूएसए से, अमेरिका से 423 ऑक्सीजन सिलेंडर। उसके अलावा 7 लाख एबट रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स। फिर थाईलैंड से 15 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। 2 मई को फ्रांस से, बेल्जियम से 9000 वायल्स आए रेमडेसिविर की। यूएस से 1.25 लाख रेमडेसिविर आई। 3 मई कल यूके से 60 वेंटिलेटर। मतलब दवाइयों की खेप आ रही है और हम बता रहे हैं, देखिए दुनिया मदद कर रही है, पर यह आधी अधूरी तस्वीर है। अब जो तस्वीर, जो हकीकत मैं आपको बताऊंगा, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी।
सरकार अंधी हो सकती है, लेकिन यह जानकारी भी जरूरी है। और ये scroll.in, उन्होंने जांच पड़ताल की कि इतनी खेप आ रही है राहत की, फिर तो हमें कुछ राहत मिल जानी चाहिए थी ना। हकीकत यह है, पिछले 5 दिनों में 25 फ्लाइट इमरजेंसी मेडिकल मदद की जो आई हैं, वो सारी की सारी राहत की खेप दिल्ली एयरपोर्ट पर ही पड़ी हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पड़ी हुई है। आप तक, मुझ तक, हम तक नहीं पहुंच पाई है। लाल फीताशाही आड़े आ रही है। अभी प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, हमारे सरकारी जो तौर तरीके हैं, उसके चलते ये खेप अभी दिल्ली एयरपोर्ट पर ही पड़ी हुई है। ऐसा कोई रिपोर्ट, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाया scroll.in को कि राज्यों को यहां से यह सामान भेजा गया है। दरअसल बाहर से जो सामान आता है वो रेड क्रॉस माध्यम बनता है। रेड क्रॉस वाले पूरा खुलकर जवाब देने को अभी तैयार नहीं हैं, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिल रही है। सरकार ने ड्यूटीज वेव ऑफ कर दी हैं, लेकिन वहां पर कस्टम अधिकारी अभी आकलन कर रहे हैं, भाई कितने का माल आया। अरे जब ड्यूटी ही नहीं लगनी तो उसके आकलन करने के लिए ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी। सामान आया, लोगों तक पहुंचाइए। ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ये खेप, ये रेमडेसिविर, हां, इसमें जो फ्रांस से ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट थी वो तो पहुंच गई है, दिल्ली के 6 अस्पतालों में लगाई भी जा रही है। बाकी सामान वहीं अटका हुआ है। पंजाब कहता है अभी तक हमें यह नहीं पता कि मेडिकल सामान कहां पहुंचे हैं। पंजाब को मालूम ही नहीं। तमिलनाडु कहता है हमें कोई जानकारी नहीं है कि विदेशी मदद राज्यों को मिल रही है। तो वो और किसको मिलनी है? राज्यों में ही तो जानी है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, विदेशी मदद की कोई जानकारी नहीं है। मदद आ रही है, आगे भेजी नहीं जा रही। यह आलम है हमारा। और इसीलिए कल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, मैंने आपको जानकारी दी थी, मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सेना को बुलाओ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी थी कि सेना को लगाया जाए। अब सेना कहने को तो लगाई गई है। एयरफोर्स के विमान जो IL-76 गजराज दुनिया का सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट विमानों में से एक है, मदद तो ली जा रही है। पर क्या वो सिर्फ दिखाने की मदद है? यह युद्ध है, यह आपातकाल है। युद्ध स्तर की तैयारियां क्या आपको, मुझको, किसी को भी दिख रही हैं? यह अपने आप में सबसे अहम सवाल है। और इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। इसे सवाल मान सकते हैं, इसे गुहार मान सकते हैं, इसे अपील मान सकते हैं। सेना लाओ, कोरोना भगाओ। और चर्चा में मेरे साथ सेना के वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं, जनरल्स हैं, कर्नल्स हैं, डॉक्टर्स भी हैं, आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल रह चुके लोग भी हैं। लेकिन सबसे पहले एक बेहद ही खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा, रिटायर्ड। और यह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सितंबर 2016 में जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे, मुंह तोड़ जवाब दिया था कि सुधर जाओ वरना हम यह भी कर सकते हैं।
नॉर्दर्न आर्मी के कमांड इनके हाथ में थी, लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा। लेकिन जनरल हुड्डा, वो सर्जिकल स्ट्राइक थी। आज हम कोरोना पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि रात को हमने हमला बोला और कल कोरोना भाग जाएगा। ये एक युद्ध है। इस कोरोना ने, जैसे युद्ध में दुश्मन बहुत सारे मोर्चे खोल देता है, वैसे मोर्चे खोल दिए हैं। हमारी सांसों पर हमें बुखार भी हो रहा है, जुकाम भी हो रहा है, हमारे चेस्ट कंजेशन हो रही है, O2 लेवल्स पर असर हो रहा है। कोई महाराष्ट्र वेरिएंट है, बंगाल वेरिएंट है। तो जब इतने मोर्चे खुले हुए हैं, क्या आपको लगता है हमारी जो तैयारियां हैं इस दुश्मन से लड़ने की, वो पर्याप्त हैं जनरल हुड्डा? देखिए, जैसा आपने बोला, एक बिल्कुल जंग का माहौल है और ये लंबा चलेगा। अगर हम सोचें कि ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा और ये बहुत मुश्किल लड़ाई है, क्या हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं? जैसा आप बता रहे हैं और जैसा हम देख रहे हैं न्यूज़ में और मीडिया में, काफ़ी शॉर्टफॉल्स हैं। आखिरी में जो एक पेशेंट है उसको अपना जो उसको चाहिए मेडिकल सपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटी उसको मिलनी चाहिए, और हम देख रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है। हाँ, ये बात सही है कि मतलब जिस तरह के केसेस आए हैं और हॉस्पिटल्स आर डूइंग देयर बेस्ट और बहुत ज़्यादा नंबर में केसेस आए हैं, पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जहाँ पर, जैसा हम सुनते हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है इंडिया में। हाँ, वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। पर्याप्त जगह पर पहुंच नहीं रही है। कल ही हमने सुना कर्नाटका में 24 डेथ्स ड्यू टू, चामराजनगर में, दिल्ली में हुआ है, यूपी में हुआ है। मतलब दिस इज ट्रैजिक। आई थिंक कमी यहाँ पर है और इसको सुधारने की जरूरत है। नहीं, इसके बारे में कोई सोच रहा है क्या? लगातार 2 हफ्तों से जनरल हुड्डा, देशवासी ये सुन रहे हैं जिनके परिजन, जिनके नजदीकी, जिनके माता पिता, जिनकी पत्नी, जिनके बच्चे, जिनका भाई अस्पताल में भर्ती है, सांस अटक रही है और सांस टूट रही है हमेशा के लिए, कि जी ऑक्सीजन के लॉजिस्टिक्स नहीं है, हमारे पास क्रायोजेनिक कंटेनर्स नहीं है, पूर्वी तट पर ज्यादा ऑक्सीजन है, वो यहां तक आने में देरी हो रही है। तो 2 हफ्ते में ऑक्सीजन तो है, वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। मैंने पूरे पिछले 1 हफ्ते का ब्यौरा दे दिया। बाहर से भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आ रहे हैं, सिलेंडर्स आ रहे हैं, वो दिल्ली के एयरपोर्ट पर ही पड़े हुए हैं। अभी ड्यूटी उसकी कैलकुलेट की जा रही है, जबकि कस्टम ड्यूटी वेव ऑफ कर दी है। तो रास्ता नहीं निकाल पाए हम 2 हफ्ते में। नहीं, रास्ता निकालना चाहिए था 2 हफ्ते में। मतलब ऐसी कुछ, इट्स बेसिकली अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रॉब्लम। इट इज नॉट कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। और मतलब इफ इट टेक्स 2 weeks टू सॉर्ट दिस आउट, देन देयर सीरियसली समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। आई थिंक अभी तक ये इश्यूज बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए थे। मतलब इट इज, जैसा आपने बताया, इट इज ट्रैजिक टू सी डेथ्स अकरिंग बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ रीजंस की ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, पीपल आर गैस्पिंग फॉर ब्रेथ इन ऑन हॉस्पिटल बेड्स। आई मीन दिस डजंट शो इंडिया इन गुड लाइट। जनरल हुड्डा, मुझे ये बताइए, पिछले साल चीन ने आंखें तरेरी, हमारे 20 से ज्यादा बहादुर जवान देश के लिए शहीद हो गए। ट्रूप मूवमेंट होती है ना, हमने मोबिलाइज किए ट्रूप्स, बड़े बड़े टैंक भी जाते हैं, तोपें जाती हैं। वो इंतजाम हम कर सकते हैं। उसमें कितने दिन लगे? 5-7 दिन में हमने अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर पूरी मुकम्मल इंतजाम कर लिए थे। तो सेना का इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता? क्या ऑक्सीजन की सप्लाई सेना नहीं कर सकती थी? ये जो चेन है, ये जो चेन डिसरप्ट हो रखी है, टूटी पड़ी है, ये जोड़ी नहीं जा सकती थी? नहीं, मैंने तो इससे पहले भी एक इंटरव्यू में बोला है कि देखिए, आर्मी के पास कुछ एक्सपर्टीज है। जैसा आपने पॉइंट आउट किया, किस तरह से मोबिलाइज करते हैं और किस तरह से मूवमेंट्स प्लान होती हैं। लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स हैं आर्मी में, एक डिसिप्लिन फोर्स है, कमांड कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है, स्किल्स हैं। तो कुछ एरियाज में, जैसा आपने बताया, स्मूथनिंग
द सप्लाई चेन टू मेक श्योर एवरीथिंग रीचेस एट द राइट टाइम। इन चीज़ों में आई थिंक सेना का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी हो रहा है, जैसा आपने बताया, एयरफोर्सेस सामान मूव कर रही है। कितने परसेंट हो रहा है जनरल साहब? कुछ हॉस्पिटल नहीं, कहने को ये एक रस्म अदायगी हो रही है कि जी हमने सेना को भी लगा दिया, ये रस्म अदायगी हो रही है क्या? परसेंटेज टर्म्स में बता पाएंगे सेना कितनी इस्तेमाल हो रही है इस युद्ध में? नहीं देखिए, नहीं ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं। अभी जो फोकस है वो एयरफोर्स का कुछ सप्लाईज मूव करने के लिए, और जैसे ऑक्सीजन के ट्रक्स वगैरह मूव कर रहे हैं, और आर्मी मेडिकल फैसिलिटीज सेटअप करने में काफी तरह जुट गई है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, एक जो कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है आर्मी में, वो पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो रही है। वो हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है। आर्मी की कितनी क्षमता का इस्तेमाल हो रहा है जनरल हुड्डा? मुझसे पूछेंगे तो सो मेडिकल फैसिलिटीज शायद 100%, बाकी जो है बाकी आर्मी की जो कैपेसिटी है मेरे हिसाब से 10% भी यूटिलाइज नहीं हो रही है। 10% भी यूटिलाइज नहीं हो रही है। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है। आई थिंक ऑलवेज द आर्मी इज रेडी। और आप देखेंगे जो पुरानी क्राइसिस हुई हैं, डिजास्टर्स हुए हैं, मैं पर्सनली इन्वॉल्व था 2005 के जम्मू कश्मीर अर्थक्वेक में, 2014 में जो फ्लड्स आए थे जम्मू कश्मीर में, आदमी ने बहुत अच्छा काम किया है उसमें। तो ये सब देखते हुए आई थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक अ डिसीजन कि अभी किस तरह से और किस तरीके से आर्मी की मदद ली जा सकती है। 13 लाख बहादुर जवान हैं हमारे पास, वो ट्रेंड हैं ऐसे काम करने के लिए। आपदाओं में देश को सुकून दिया है और हम बैठे हुए हैं। जनरल हुड्डा, देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, ये तो गवर्नमेंट की डिसीजन है। मेरा अपना मानना है कि ये बिल्कुल एक नेशनल इमरजेंसी की तरह है, एंड जितना हम आर्मी को इस्तेमाल करें इसमें, जितनी हमारी नेशनल कैपेसिटी है, और उसमें आर्मी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और जैसा मैंने बताया और आपने भी बोला, इट्स अ वेल ट्रेन्ड, डिसिप्लिन्ड, केपेबल, स्किल्ड फोर्स। अब इस समय में इसको इस्तेमाल नहीं करना मेरे हिसाब से गलती नहीं, है। कल हमने तस्वीरें देखी, प्रधानमंत्री नौसेना प्रमुख से मुलाकात कर रहे हैं। अब नौसेना को भी इस्तेमाल करना चाहिए, पर लिमिटेड इस्तेमाल हो पाएगा ना। कोरोना जैसे इस संक्रमण में, इस युद्ध में नौसेना की ठीक है, वो भी भागीदारी करे, पर उनका लिमिटेड यूज है। सबसे ज्यादा किसी का इस्तेमाल करना होगा तो वो थल सेना है। वायुसेना आपको सपोर्ट देगी। गलत कह रहा हूं क्या मैं? नहीं, ठीक बोल रहे हैं। लिमिटेड रोल है, बट नेवी भी अपना रोल कर रही है। मतलब जो नजदीक हमारे देश है वहां से रिलीफ शिप से ला रही है, अंडमान निकोबार आइलैंड को सपोर्ट कर रही है, तो अपनी तरफ से कर रहे हैं। बट जैसा आपने बताया, जो मैक्सिमम मैन पावर, मैक्सिमम एबिलिटी, मैक्सिमम स्किल्स वो आर्मी के पास हैं। और आर्मी में अभी ज़्यादातर सिर्फ मतलब मेडिकल फैसिलिटीज ही इस्तेमाल की जा रही हैं, जो आर्मी की मेडिकल फैसिलिटीज। हाँ, वही DRDO का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर टेम्पररी अस्पताल खड़े करने के लिए। उससे आगे जाने की जरूरत है ना? बिल्कुल आगे जाने की जरूरत है। देखिए, हमें पता नहीं, जैसे जो रिमोट रूरल एरियाज हैं वहां पर क्या हालत है, तो उन एरियाज में भी आर्मी जाकर वहां ग्रॉस अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। सर, मैं मीडिया का हिस्सा हूं और ये मैं लगातार मान रहा हूं। हम कन्वीनियंट, बड़ी आसान पत्रकारिता कर रहे हैं। अभी दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे माता पिता, मैं ग्रामीण इलाके से आता हूं, वो अभी गांव में हैं, और मैं हर रोज उनसे पूछता हूं तो वो बता रहे हैं 7-8 केसेस आ गए बेटा, तो गांव में घुस गया है। छोटा गांव है मेरा, 7-8 केसेस का मतलब शुरू हो गया है। तो उसी तरह, जैसे देखिए, जब मैं आर्मी की कैपेसिटीज की बात करता हूँ, द आर्मी इज डिप्लॉयड ऑल ओवर इंडिया, और एक हमारा बहुत स्ट्रांग, जैसे कम्युनिकेशन नेटवर्क बोलते हैं, अपनी डेडिकेटेड कम्युनिकेशंस हैं सब एरियाज में। टू स्टार्ट विद एटलीस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, एक कंट्रोल रूम सेटअप हो सकता है दिल्ली में, जहां पर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड कि ये हालत है।
ताकि एक हफ्ते के बाद ये ना हो कि हम देखें कि भाई यहाँ पर हम कंसंट्रेट कर रहे थे और कुछ और एरिया में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हम चाह भी रहे हैं, सही आंकड़े चाह भी रहे हैं कि पूरे सही आंकड़े आए ही ना। अभी तो बहुत से लोग ये अरे पॉजिटिव खबरें भी दिखाइए, कितने लोग ठीक हो गए। अभी उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं, उनके घर में किसी को ऑक्सीजन की कमी के चलते सांस टूट जाए तो पता लगेगा शायद। अभी पॉजिटिव न्यूज का वक्त है या सिस्टम दुरुस्त करने की जरूरत है? इट्स द क्राइंग नीड ऑफ द आवर, इजंट इट जनरल? Yes. I think we have to look at what are the shortfalls in the system. जैसा आपने बोला, सिस्टम दुरुस्त करना है। और जो न्यूज़ की बात है, मेरा मानना ये है कि सही न्यूज़ हमेशा सही डिसीजंस लेने में मदद करती है। अगर आप कोशिश करेंगे कि कुछ खराब न्यूज़ हमारे पास ना आए, that completely distorts how you make decisions. नहीं, हम बाहर से भी नहीं सीख रहे। आजकल एक वर्जन है, अरे ये विदेशी हमें क्या समझाएंगे। डॉक्टर फाउची का बयान 5 दिन पहले आया था। फॉरमोस्ट एक्सपर्ट हैं कोरोना के, अमेरिकी सरकार के एडवाइजर हैं, और वो कहते हैं कि देखिए अमेरिका ने तत्काल नेशनल गार्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था जैसे ही लगा कि ये कोरोना संक्रमण काबू में नहीं आने वाला। अमेरिका जैसे देश अपने नेशनल गार्ड को, अपनी आर्मी का इस्तेमाल करता है, हम करने में गुरेज क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये तो मैं नहीं बोल सकता, ये गवर्नमेंट की डिसीजन है। बट जैसे आपने बताया, यूएसए ने अपने नेशनल गार्ड का इस्तेमाल किया। नेशनल गार्ड ही नहीं, उन्होंने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर पार्क किया था जिसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया था, नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर। तो शुरू से उन्होंने इस्तेमाल। देखिए, आर्मी मिलिट्री के पास काफी, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं, लीडरशिप है। और इस तरह की क्राइसिस में अगर हम उनका इस्तेमाल ना करें तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है। यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड। बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा, आपने वक्त निकाला। अब 3 और खास मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। मेजर जनरल JKS परिहार, ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस के। मेजर जनरल अश्वनी सिवाच रिटायर्ड, पिछले साल चीन के साथ हमारी तकरार हुई, ये उसी इलाके में देश की अगुवाई कर रहे थे। साथ ही साथ डॉक्टर कर्नल अनिल ढल, प्रोफेसर और हेड हैं कार्डियोलॉजी, जनकपुर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। जनरल परिहार, आपकी समझ में आता है, ये मैंने पूरी 1 हफ्ते की जो खेप है, कंपाइलेशन ऑफ सप्लाईज मैंने दिखाई। दुनिया भर की दवाइयां, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर की दवाइयां, बाईपैप बाहर से आ रहे हैं और वो पड़े हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर। कस्टम अधिकारी अभी उनका आकलन कर रहे हैं। इंपोर्ट ड्यूटी वेव ऑफ हो चुकी है। रेड क्रॉस के साथ कोई समन्वय नहीं है, वो मीडिएटिंग एजेंसी होती है, उनको यह नहीं पता कि कब परमिशन मिलेगी। यानी कि खेप आ गई और एयरपोर्ट पर पड़ी हुई है, राज्यों तक नहीं पहुंची है। इसे क्रिमिनल नेग्लिजेंस ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? आई एम नॉट मिंसिंग एनी वर्ड्स टुडे। संदीप जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने देश के सामने इतना गंभीर सवाल उठाया है। और मैं भी ग्रामीण अंचल से रहता हूं और मुझे पता है कि गांव में भी कोरोना बहुत ज्यादा घुस चुका है। हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये रही है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि जब रोम जल रहा था तो नीरो साहब जो थे वो फिडल कर रहे थे। वही बात है, हमारे हाथ के दाईं हाथ के बाईं उंगली को पता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, दिमाग को पता नहीं है कि हाथ क्या करेगा। तो दिस इज अटर फेल्योर है गवर्नेंस, इसमें कोई दो राय नहीं है। रहा सवाल आर्मी का क्या रोल हो, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आर्मी का रोल जो है वो इसलिए आता है, जैसे हुड्डा साहब ने बताया, मैं उसी को आगे ले रहा हूं कि आर्मी क्विक रिस्पॉन्स करती है, डेडिकेटेड है और इनोवेटिव होती है। आर्मी का मतलब खाली मेडिकल कोर ही नहीं है, मेडिकल कोर बहुत जबरदस्त काम कर रही है, बड़े हॉस्पिटल्स उसके पूरे सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे 42 आर्मी के हॉस्पिटल्स, 5 एयरफोर्स के और 3 नेवी के इसमें सपोर्ट के लिए दिए हुए हैं। फील्ड हॉस्पिटल्स जो होते हैं डिवीजन में, विभाग साहब इसको जानते हैं,
वो जॉइंट सिविल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन उसके ग्रुप बना के वेस्टर्न कमांड ने उसको एक्टिवेट किए हैं और वो जो है एडिशनल पैरामेडिकल सपोर्ट उसमें वो दे रहे हैं। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कोर ईएमई है उसके वर्कशॉप से जवान वगैरह जाके उन्होंने यूपी में सहारनपुर में और सैफई में, आगरा में जो जंग पड़े हुए ऑक्सीजन प्लांट को चालू करने में पूरी कोशिश करी है। ये पॉजिटिव पॉइंट है। सर्विसेज जो है वो सप्लाई चेन को बढ़ा रही है, नेवी एयरफोर्स बढ़ा रही है। मगर आप मान के चलिए कि आर्मी की पहली जिम्मेदारी जो है वो बॉर्डर की डिफेंड करने की है, 13 लाख। उसके बाद हमारे जो 13 लाख जवानों की फैमिली, एक्स सर्विसमैन की फैमिली, एक्स सर्विसमैन, उनको भी जो है पूरा सपोर्ट देना वो आर्मी मेडिकल कोर और आर्मी के बाकी अंगों का हिस्सा बनता है। तो आप जो है 4x4 के गियर में गाड़ी को थोड़ी देर चला सकते हैं, लंबे समय नहीं चला सकते। आर्मी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ऐड कर सकती है, पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा, वो आप नहीं कर रहे हैं। आप हेल्थ बजट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या चीज रोक रही है हमें? जी हाँ, जनरल परिहार, कौन रोक रहा है ये करने से? वही तो मैं बता रहा हूँ। पिछले साल मैंने प्राइम मिनिस्टर को 3 पेज का चिट्ठी लिखा था जिसका जवाब तक नहीं आया, और मैंने कहा था कि आप जो है गाँव में मिनी पीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उनको आप कंसोलिडेट करिए, वहां पर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देके, जैसे आर्मी करती है कि शॉर्ट टर्म एनेस्थेटिक ट्रेनिंग देके फील्ड उसमें करते हैं, इन्फेंट्री के जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे वो ड्रेसिंग करें, इस तरह से करें, और बाकी सारा डेवलप करें। 1.5% वो खर्च करते हैं, 4% करते नहीं है। सरकार की प्रायोरिटीज पे वहां पे जो हेल्थ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो सिर्फ हाँ जी हुजूरी करते हैं, ब्यूरोक्रेट जो है वो कुछ सलाह नहीं दे रहे हैं। तो ये हमारा जो सबसे बड़ा जो है मिस गवर्नेंस जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। रहा सवाल आर्मी का है, आर्मी अपनी पूरी जिद्दोजहद और उससे लगी हुई है। इसमें और हम क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि हमारे जो एफएमसी के वायरोलॉजी डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसमें आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज आर्म फोर्सेज जो है वो बहुत बढ़िया लाइजन नोडल ऑफिसर्स हो सकता है हेल्थ फॉर डिफरेंट एरियाज में। जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ कम ऑक्यूपेंसीज हैं वहां पर आप उनकी सुविधाओं का लाभ उठाइए। मगर बेसिकली आपको सिविल गवर्नेंस को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिसका टोटल फेल्योर है। कर्नल ढल, मुझे एक चीज बताइए। देखिए, ये मैंने डॉक्टर्स से, जो सिविलियन डॉक्टर्स से भी मैंने शोज के दौरान पूछा। दरअसल ये कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं कोरोना, कि कोरोना हो गया तो जान जाएगी ही जाएगी। जान जा रही है हमारी सिस्टम की इनएडिक्वेसीज के चलते। सबसे ज्यादा जो कमी झलक रही है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो इसीलिए लोगों की मौत हो रही है। ऑक्सीजन मिल जाए तो ये मौतों का सिलसिला, जो ताजा आंकड़ा भी है, आज 3,57,229 मामले सामने आए हैं और 3,449 लोगों की मौत हुई। ज्यादातर इनमें से वो हैं कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई या वेंटिलेटर नहीं मिल पाया। ऑक्सीजन तो है हमारे पास, उसको अस्पतालों तक पहुंचाना है, वो हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो इसमें युद्ध स्तर की तैयारियों का जिसके पास तजुर्बा है, यानी कि आर्मी, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, उनका इस्तेमाल तो एक कॉमन सेंस की बात हो गई ना कर्नल ढल। आपने सही कहा कि युद्ध स्तर की बात है, और इसमें एक बहुत सरल चीज है कि सारी दुनिया में अगर कोई भी आपदा आती है उसमें पहली चीज होती है मेडिकल ट्रायज, जो कि मिलिट्री मेडिसिन से ही सीखी जाती है कि किस मरीज को आप कंसंट्रेट करेंगे तो उसकी जान बचेगी, और किस मरीज पे आप व्यर्थ एफर्ट ना लगाएं, जो कि बड़ी अफसोसजनक बात है, और किस मरीज को अटेंशन की जरूरत ही नहीं है। पर यहां पर तो ये आलम हो गया है कि एवरीबडी, हर एक कोई अपने जुगाड़ से, अपने एफर्ट से अपना इलाज करने पे तुला हुआ है। सरकारी बस में सवार हैं हम, यात्री अपने सामान और जान के लिए खुद जिम्मेदार है। वो सरकारी बसों में आप भी खूब घूमे होंगे, मैं बहुत घूमा हूं। सवारी अपनी जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। अगर हम सिस्टम फॉलो करें तो चाहे हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड हों, तो अगर डिसिप्लिन से और ग्रेटर गुड के लिए सब लोग काम करें
जो कि एक कंप्लीट ह्यूमन फेलियर इस कोरोना वायरस पैंडेमिक ने हमारी अपनी डीएनए की लिमिटेशन को एक्सपोज किया है। जो ब्लैक मार्केटियरिंग, जो मुनाफाखोरी जो चल रही है, इट शोज अस एज वेरी पुअर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी नीड अ सिस्टम। और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम जो है वो तभी आ सकता है कि अगर कोई अनुशासन हो, और वो अनुशासन हमें कैसे लागू करना है, ये जो सरकार के पास एक क्वेश्चन है। The armed forces are always there to help the nation. मैं एक उदाहरण देता हूं कर्नल ढल, और आप भी उसकी डिटेलिंग से वाकिफ होंगे। बतरा अस्पताल में जब 12 लोगों की मौत हुई और डॉक्टर SCL गुप्ता जो वहां के MD हैं वो मेरे शो में आए थे और वो बता रहे थे सुबह 7 बजे से हम SOS कॉल देने लगे। पहले तो जो सप्लाइंग एजेंसी है आइनॉक्स वो फोन नहीं उठा रहे थे, फिर वो ठेकेदार जो है जिसका ठेका तुरंत कैंसिल होना चाहिए एंड ही शुड बी बुक्ड फॉर मर्डर, गोयल नाम का कोई शख्स है, वो फोन उठाने को तैयार नहीं। फिर दिल्ली सरकार के जो कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर्स थे वहां उनसे पता लगता है जी मुंडका में है ट्रक या बुराड़ी में है। ये वहां की डिटेल, ये हकीकत थी जो उस दिन हुआ। और 230 कुल मिलाकर 327 पेशेंट थे बतरा अस्पताल में, 230 हाई फ्लो ऑक्सीजन पर थे। आध पौन घंटे की और देरी हो गई होती तो 12 लोगों की मौत नहीं होती, 230 लोगों की मौत होती। तो जो ये कोऑर्डिनेशन की बात है, ये तो एक्सपर्टीज है ना आर्मी की। आर्मी कोऑर्डिनेट कर रही होती तो ट्रक मुंडका और बुराड़ी के बीच में नहीं झूल रहा होता ना कर्नल ढल। सर, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि दिल्ली इज नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटी। वी डोंट हैव इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इन दिस सिटी। तो और जब ऑक्सीजन की आपदा है सो ऑक्सीजन की प्रोविजन कराना हर एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति का फर्ज होता है। और प्रोविजन कराने के बाद वो पहुंच जाए। हमने ये भी देखा है, फोर्टिस में हमने देखा, मेदांता में देखा कि जी ट्रक रुका हुआ है राजस्थान के बॉर्डर पर, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, इनकी तकरारें ही नहीं खत्म होती। सर, जब कोई मरता है तो उसकी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती, बना रखी है ना यहां पर। तो यही तो गलती है ना, यहीं पे तो हमारी ह्यूमन फेलिंग है। वी हैव टू राइज अबव ऑल दिस and try to get a good solution to the problem at hand. तो ये सीधी की सीधी जिम्मेदारी आर्मी के हाथ में दे दी जाए कि आर्मी इस ट्रक को लेकर आ रही है, कोई रोक पाएगा क्या? So the armed forces have always been there to help, but ये responsibility actually primarily होनी नहीं चाहिए आर्म फोर्सेस की। आर्म फोर्सेस जरूर, आई एम श्योर हमारे जो आपातकाल है, क्यों ना दी जाए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके बॉर्डर्स भी हैं जो डिफेंड करने हैं, आर्म फोर्सेस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर जितनी वो रिसोर्सेज निकाल सकेंगे वो जरूर मदद करेंगे, बट एटलीस्ट सिस्टम तो कोई फॉलो हो। मैं सिस्टम फॉलो करवाने के लिए ही तो कह रहा हूं जनरल सिवाच, सिस्टम फॉलो, सिस्टम तो है नहीं, दिख नहीं रहा। ये सिस्टम की तो धज्जियां उड़ी हुई हैं। अब कहा जाता है जी ग्रीन कॉरिडोर बना रहे हैं जी, ऐसे पुलिस की गाड़ी अगवाई करते हुए ऑक्सीजन कंटेनर की आएगी, हो तो नहीं पा रहा है, डिलीवरी तो नहीं हो रही है जनरल सिवाच। बिल्कुल ठीक बोला संदीप। देखो, बड़ी एक विडंबना है कि 2-3 बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जब से हमारा कोविड एक वेव आई उसके बाद हमने आंखें मीच ली, सोचा हम तो इम्यूनिटी आ गई, अभी हम तो पार करके कोविड की महामारी पे जीत है। हमने कोविड 2 के लिए कोई भी तैयारी नहीं की और कोविड 1 और कोविड 2 के बीच में एक प्रकार से ढीलापंथी आई, ना कोई तैयारी की, ना हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई। और उसके बाद जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने कभी देखा है कि अपने बजट में हेल्थ के लिए हम कितना पैसा देते हैं? इतना कम तो अंडर डेवलप्ड कंट्री भी नहीं देती। हाँ, 1.2% है टू बी प्रिसाइज। हाँ, अब आग लगी तो फिर पानी ढूंढने लगे हैं हम।
तो ये भी आपने सच्चाई समझनी पड़ेगी कि अब हमें जागना चाहिए। ये एक नहीं सर, वो तो हो गया, उस पर मैंने विस्तृत चर्चाएं की हैं जनरल सिवाच। बात यह है तत्काल हमें क्या करना चाहिए, अब सारी ताकत झोंके ना। 3 चीजें करनी चाहिए। हाँ। एक तो यह है कि आर्म फोर्सेस की जो आपकी मेडिकल कोर है वो पूरी तरीके से साथ दे रही है और भी दे सकती है, जो कि सिविल की मदद करे। हॉस्पिटल खोल ले जा रहे हैं और जैसे प्रकार से बेस हॉस्पिटल में इन्होंने स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। 6 नए कोविड के टेम्परेरी हॉस्पिटल इंडिया में खोले गए हैं। उसके बाद जो कंटोनमेंट बोर्ड में हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल हैं उनको भी सिविल के लिए खोल दिया 15% के लिए। और जहां भी मदद हो सकती है वो मेडिकल अथॉरिटी दें। दूसरा जो है सप्लाई चेन, जो आपने बताया वो एक विडंबना है कि आपका सामान तो आगा, मगर वो सामान दिल्ली में या बॉम्बे में या कलकत्ता में या विशाखापट्टनम में या अहमदाबाद में वो आगे नहीं जा रहा है। देश बटा हुआ है स्टेट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में आपस में टकराव है। जहां पर ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन के जनरेटर, कंसंट्रेटर जाने हैं उसके अंदर बहुत टाइम लग रहा है। मेल मिलाप नहीं है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, एक प्रकार से आपस में खींचातानी है। तो ऐसे में मैं समझता हूं रिक्वायरमेंट है तो आप डिफेंस फोर्सेस को सप्लाई चेन दे सकते हैं। मैंने हेड ऑफ टेरिटोरियल आर्मी था, यह आपने बात की नेशनल गार्ड की, यह अमेरिका की टेरिटोरियल आर्मी है। हमारे पास 70 यूनिटें हैं टेरिटोरियल आर्मी की, जो कि करीब 30 के करीब इम्पोर्टेड है। हम 40 यूनिटों को इम्पोर्टेड कर सकते हैं। आपको यह भी सुन के सरप्राइज होगा संदीप, हमारे पास मेडिकल टेरिटोरियल आर्मी यूनिट भी थी, हमें 5-6 साल पहले उनको डिसबैंड कर दिया। हमने यह समझ नहीं आया कि ऐसे जहां महामारी पड़ती है अगर आपके पास टीए की मेडिकल यूनिटें होती तो वो बहुत अच्छा काम करती। पर मैं यही बताऊंगा कि आप जो तालमेल नहीं है सेंट्रल एजेंसी और स्टेट एजेंसी में, इसका बड़ा नुकसान हो रहा है। उसके कारण ऑक्सीजन की कमी तो नहीं ओवरऑल, मगर जहां पर ऑक्सीजन नहीं, जहां जरूरत है वहां तो नहीं मिल रही। तो हम ये कहते कहते कितने दिन तक ताल ठोकेंगे जी, हम वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑक्सीजन। अरे जहां चाहिए वहां मिले ना। जबकि बेस हॉस्पिटल के अंदर ही संदीप 3.4 मैट्रिक टन की रिक्वायरमेंट है बेस हॉस्पिटल में, और 1 मैट्रिक टन भी नहीं दे रहे। कल तो 0.4 मैट्रिक टन का है। तो सच्चाई यह है कि कम्युनिकेशन गैप है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री अथॉरिटी के बीच में भी मुझे नहीं लगता मिलिट्री को वो इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर पाए हैं। क्योंकि जो कार्रवाई करनी चाहिए, जिस प्रकार से देश की फौज काम करना चाहती वो कर रही है, वो आपके हॉस्पिटल खोल दिए हैं, वो आपके जो रिमोट एरिया के अंदर मेडिकल फैसिलिटी दे रही है। पर मैं यही कहूंगा कि सप्लाई चेन को क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हम, उसको क्या नहीं आ पा रहा ये सामान। तो मुझे आर्मी को सप्लाई चेन की जिम्मेदारी दे दी जाए। जनरल सिवाच तो कितने दिन, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आर्मी को सप्लाई चेन दुरुस्त करने की जिम्मेदारी दे दी जाए, कितने दिन में दुरुस्त कर देंगे आप? देखो मुझे लगता है जल्दी से जल्दी हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा, मगर इसके अंदर पॉलिटिकल विल होना चाहिए कि क्या आप देने को तैयार हैं, क्या कि आपके जो स्टेट और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल फेल हो गई है। वो भी एक अच्छी बात नहीं है। फेल तो हो गई है। अब हेंस क्यूईडी कितनी बार करेंगे? वो स्कूल में मैथ्स में करते थे ना, थ्योरम को सॉल्व कर रहे हैं हेंस क्यूईडी। तो हेंस क्यूईडी कितनी बार करना पड़ेगा? सिस्टम तो फेल हो ही गया है। देखो संदीप, अगर ये सिस्टम बिल्कुल फेल हो गया, हाथ खड़े कर गए हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको आपकी आर्मी जो है एक नेशनल पार्क का हिस्सा है, आप उसको दें, टेरिटोरियल आर्मी को इम्पोर्टेड करें, आप इसको सप्लाई चेन दें और ये अगर सामान जो है उसको जगह पर पहुंचाएं। क्योंकि अगर फौज इन्वॉल्व होती है तो वो पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठ के देश के लिए वही तो है। मैं इसीलिए तो ये बात पूछ रहा हूं, इसीलिए मैंने हरियाणा और राजस्थान का उदाहरण दिया, अलग अलग राज्यों का उदाहरण दिया। टैंकर भटक रहे हैं जी, पहुंच नहीं पा रहे टाइम पर। पॉलिटिकल पार्टीज जो राज्य में भटके हैं, देश का ये नुकसान है। क्योंकि जो लोग मर रहे हैं वो भारत के वासी हैं, वो किसी स्टेट के नहीं हैं। तो इसलिए ये हमें पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देश के लिए काम करना है। और ऐसे में मुझे लगता है अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में तालमेल नहीं है तो सप्लाई चेन को डिफेंस फोर्सेस को दे देना चाहिए। तालमेल बिल्कुल नहीं है, मैं साफ कह रहा हूं जनरल परिहार, तालमेल कहां है? और ये हकीकत हम जानते हैं, पूर्वी जो इलाके हैं वहां पर ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड है, दिल्ली की तरफ आना है,
या महाराष्ट्र गुजरात की तरफ जाना है 6-7 दिन, पहले 3 से 5 दिन लगते थे, अब 6 से 8 दिन लग रहे हैं, और उसमें राजनीति आड़े आने लगेगी, तो ये सप्लाई चेन मेंटेन करने का कंट्रोल वो कमांड आर्म फोर्सेस को दे दी जाए तो ये राजनीति अपने आप खत्म नहीं हो जाएगी क्या? जी हाँ, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि अब ये बहुत ही जरूरी तात्कालिक जिम्मेदारी है सबकी सरकार की कि ये जो है सप्लाई चेन के लिए हमारे यहाँ पर जो क्वार्टर मास्टर जनरल QMG अपॉइंटमेंट आर्मी हेडक्वार्टर में होता है, मैं समझता हूँ वो इसके लिए सबसे मुफीद अपॉइंटमेंट है, क्योंकि उनके पास में ASC और ऑर्डिनेंस दोनों सपोर्ट होंगे। और इसके साथ में हमारे इन्फेंट्री के जो कॉम्पिटेंट्स होते हैं वो जो सिविल जो पीस टाइम लोकेशंस में है उनके भी इस काम में लगाया जा सकता है। मिलिट्री पुलिस हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प कर सकती है। तो सप्लाई चेन, अब भाई ये समझने में मेरे को बिल्कुल शर्म महसूस हो रही है कि जब कंसाइनमेंट वहां से फॉरेन कंट्रीज से मूव हुए हैं और तब आपको पता था कि ये यहाँ पहुंच रहे हैं, तो इसको क्लियरेंस देने में इतने दिन क्यों लग रहे हैं? ये तो तुरंत हो जाना चाहिए था। तो ये काम मैं समझता हूँ एयरफोर्स को दिया जा सकता है। ये पूरा एक लंबी फेहरिस्त है। आप जानते होंगे, जनरल परिहार और कर्नल ढुल तो बिल्कुल जानते हैं, रेमडेसिविर जो ये इंजेक्शन है इसके मैन्युफैक्चरिंग पर हमने बैन लगा दिया था कि इसकी क्या ज़रूरत है। फिर अभी शुरुआत हुई है तो हमने एक्सपोर्ट पर, निर्यात पर बैन लगा दिया है। 25 कंपनियां हैं देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाती हैं, उनमें से 6 से 8 को ही घरेलू इस्तेमाल की इजाज़त है, बाकी एक्सपोर्ट करती हैं। अब उनके पास 20 लाख वायल्स पड़े हुए हैं रेमडेसिविर के, पर वो घरेलू इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसकी परमिशन नहीं है जी। वो तो जी एक्सपोर्ट के लिए बनाए गए हैं। आप इस लाल फीताशाही की इससे बड़ी मिसाल देख सकते हैं। जनहित याचिका दाखिल की गई है इस बाबत दिल्ली हाई कोर्ट में। जनरल परिहार, यही तो मैं कह रहा हूं कि हमारा गवर्नेंस है कहां पर? जो आपातकालीन गवर्नेंस का जो सेंसिटिविटी होती है वो जो है वो पूरी सरकार के लेवल पे बिल्कुल ही नहीं दिख रही है। अब आप जो सिस्टम इतना ज्यादा हमारा चरमराया है तो इसी वजह से, पर एडहॉक अरेंजमेंट में अब ये बिल्कुल ही जरूरी है कि ये जो आर्मी का जो हमारा QMG ब्रांच जो है वो और एयरफोर्स मिलके जो है इस काम को, सप्लाई को, लॉजिस्टिक्स को एयरपोर्ट से लेके और दूसरे इलाकों से लेके मोबिलाइज करने में पूरी तरह से एक्टिवेट की जाए। और उसकी ये तुरंत हो सकता है। शिवाग साहब ने 7 दिन का टाइम दिया है, वो बहुत सोच समझ के उन्होंने बोला है, पर मैं समझता हूँ कि 7 दिन तो उनके हिसाब से फुल विंग में है। मैं तो 24 घंटे के अंदर में देख सकता हूँ कि हमारे जो लोकल डिवीजन एंड कमांड हेडक्वार्टर्स और कोर हेडक्वार्टर्स है वो इसको तुरंत मोबिलाइज कर सकते हैं। तो मुझे एक चीज बताइए, और ये जनरल हुड्डा ने इस बात का जिक्र भी किया, 2006 के फ्लड्स का जिक्र किया, जलजले का जिक्र किया कश्मीर में 2014 में फ्लड्स आए थे, तो कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर भूकंप आ गया, तत्काल आर्मी को इस्तेमाल में लगा दिया जाता है। तब किसी प्रोटोकॉल या किसी चीज की वेट नहीं की जाती, इंतजार नहीं किया जाता। यहां इंतजार क्यों हो रहा है? एक चीज तो आप रखेंगे कि वो लोकलाइज चीजें हैं। जब कहीं भूकंप आता है, इट इज इन वन प्लेस। ये कोरोना वायरस पैंडेमिक है, इट इज ऑल ओवर द कंट्री। वी शुड हैव गैल्वेनाइज्ड आवर सिस्टम। हमें सारा सिस्टम तब्दील करना है। ये नहीं है कि आपने 2 यूनिट फ्लाई कर दी, 6 सर्जिकल टीम फ्लाई कर दी, 20 सर्जरी रोज हो रहे हैं, 50 सर्जरी रोज हो रहे हैं और काम ठीक हो गया। ये लार्जर स्केल पे है। पर मेरा जो कहने का मतलब था कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हमें बिल्कुल रोबस्ट करनी है, ताकि हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को मिलिट्री प्रिसिशन के साथ और नीड बेस्ड, जो कि मरीज की नीड है, उसको बेड मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, उसको रेमडेसिविर मिलना चाहिए। ये नहीं है कि वो ढूंढता रहे, उसका परिवार ढूंढता रहे, लोग त्राही कर ले कि भाई मिल नहीं रहा, पर है और होते हुए ना मिले। ये हमारा सबका कलेक्टिव फेलियर है। इसमें आई एम श्योर, जैसे कि जनरल परिहार ने कहा, कि जनरल शिवाज ने कहा, द आर्म फोर्सेस कैन हेल्प यू, बट दिस इज नॉट रॉकेट साइंस। इट इज अ ब्यूरोक्रेसी which has to take control, get charged and become super efficient.
बिकॉज आप कितना कुछ देंगे आर्म फोर्सेस को करने के लिए। ये जो स्केल है कोरोना वायरस पैंडेमिक का, इट इज फार मोर देन वन फ्लड और वन लोकलाइज्ड सुनामी और वन लोकलाइज्ड अर्थक्वेक। ये पर ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए सबसे ज्यादा ट्रेंड अगर कोई फोर्स है हमारे देश में, वो आर्म फोर्सेस है ना। दैट इज बिकॉज यहां पे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो एफिशिएंसी से गोल डायरेक्टेड काम करते हैं। कोई ये नहीं समझते कि इसमें मेरे सीट वोट का क्या होगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज हम लोग जब फौज में काम करते हैं, हमारा क्लियर मतलब होता है और अपने रिसोर्सेज कंजर्व करते हैं, ताकि हम अपने रिसोर्सेज, जो अवेलेबल रिसोर्सेज से मैक्सिमम इंपैक्ट कर सके और लोगों का बेनिफिट कर सके। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि दिस इज अ गुड पॉइंट कि इन फ्यूचर एवरीबडी हु वांट्स टू कम इनटू पब्लिक सर्विस शुड हैव स्पेंट सम टाइम इन द आर्म्ड फोर्सेस, ताकि वो समझें कि कैसे अपना एक सिस्टम बनाएं जो कि एफिशिएंसी से चले, बिना वेस्टेड इंटरेस्ट के। ये रोड ब्लॉक्स देखे कि वो एक स्टेट गवर्नमेंट है या दूसरी स्टेट गवर्नमेंट है, मेक श्योर के सब कुछ अवेलेबल हो। अगर आप कल लड़ाई लगेगी कहीं पर, तो हमें एक सिस्टम से काम करना होगा। ये तो नहीं होगा कि हर एक यूनिट अपनी रथ चलाएगा। महाभारत में भी एक जनरल था जिसने कि ऑर्गेनाइज किया था हर एक टाइम, ताकि अपने रिसोर्सेज को चैनलाइज किया। और यही हमारी फौज की सीख है, एक अनुशासन, एक देश को पहले रखना, लोगों को अपनी जिम्मेवारी पर समझना और अपना डिलीवर करना विदाउट वेस्टेड इंटरेस्ट। अपने जी जान पे खेल जाना तो ठीक है। जो ये शब्द आप लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसी में सारी कहानी छिपी है, वेस्टेड इंटरेस्ट। बिल्कुल सर, जनरल सिवाच, ये वेस्टेड इंटरेस्ट, ये अपने हितों को ही साधने में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, इससे क्या हम कोरोना को जीत पाएंगे, या उससे हमें ऑक्सीजन या दवाइयां मिल जाएंगी या बेड मिल जाएंगे? क्या सवाल तो दरअसल यहीं अटका हुआ है ना। संदीप, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी अगर हमने ये लड़ाई लड़नी है कोविड-19 के अगेंस्ट, तो हमें पॉलिटिकल एफिलिएशन से ऊपर उठ के भारत देश के लिए काम करना है। ये मानवता का एक प्रकार डिजास्टर है। और आपने बहुत अच्छी बात पूछ रहे थे कि भाई फौज कहाँ इस्तेमाल, फौज का इस्तेमाल काफ़ी हो रहा है। जो हमारी आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विस है उसको 100% इस्तेमाल हो रहा है, उसमें कोई शक नहीं। उनकी फुल कैपेसिटी में वो कोविड के अस्पताल चला रहे हैं। नहीं, अस्पताल चलाना अलग बात है। मेरी बात यहाँ पर है जनरल सिवाच भाई, ऑक्सीजन, यहाँ जो लॉजिस्टिक्स, जो हमारी सप्लाई चेन बाधित है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि कमी कहाँ रह गई है कि तालमेल नहीं है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर। और वो जो ऑक्सीजन या जो सामान आ गया है आपका बाहर से, उसको ठीक जगह का ठीक टाइम पे पहुंचाया नहीं जा रहा। कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत कमी है, सप्लाई चेन आपकी कमजोर है। उसके लिए आप फौज का इस्तेमाल कर सकते हो, मगर क्या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इतनी फेल होगी? क्या वो फेल होगी या जान के फेल हो रही है? मैं ये समझना, जो बात कर रहे थे अर्थक्वेक आता है, मैं फ्लड्स बड़े मैंने कराए हैं उत्तराखंड के अंदर। मैं सब एरिया कमांडर था तब। मैं असम के अंदर जो अर्थक्वेक आया था और फ्लड आए थे, तो मैं वहां पर कमांड कर रहा था। उस समय क्या होता है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फेल हो जाती है, क्योंकि उसके काम करने की काबिलियत नहीं रहती और फौज को पूरा इंचार्ज बनाया जाता है। और फौज के पास ये काबिलियत है, मोटिवेटेड, डिसिप्लिन, डेडिकेटेड, ये सारी बातें होती हुए तो फौज उसको, तो जब मुश्किल वक्त होता है, देश को सख्त होना होता है, यू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। और यहां पर 13 लाख जवान अनुशासित, डेडिकेटेड, ट्रेन्ड, प्रशिक्षित हैं। उनका इस युद्ध में इन बहादुर जवानों का इस्तेमाल करने में सेकंड थॉट्स या सोचा भी क्यों जा रहा है? सीधे इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया जा रहा? यह सवाल मैं सरकार के लिए छोड़ जाता हूं। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।